Hello everyone, welcome to the Thastu and welcome to our daily news analysis wherein we are going to do the analysis of the news of 12th of August. So 12 अगस्त में आज जो है कोई बहुत बड़े धमाकेदार न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन एक है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है जिसको कि हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। एंड वो है जो लॉज रिपील हुए हैं, लॉज को लेकर के चेंजेस हुए हैं, जो कि बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव से उसको कवर किया गया है बाय द पार्लियामेंट, आई मीन बाय द सरकार यू कैन से। तो उस चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो आज का जो भी न्यूज़ हम लोग आज कवर करेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही रहेगा। ओके चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास व्हिच इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज खुशबू। हम लोग कोई भी चीज देखे आगे बढ़े उससे पहले क्या देखेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स। सो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या है? सबसे पहला खबर इज द ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। तो ब्रिटिश के टाइम पीरियड के जो क्रिमिनल लॉज थे इसमें चेंजेस करने की बात है। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है एंड वो कौन से चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वाले टॉपिक के अंडर कवर करेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू दोनों में ही इसके बारे में डिटेल में चीज़ें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट है लूना 25। ये भाई लूना 25 है क्या एंड इसका चंद्रयान 3 से क्या रिलेशन है भी कि नहीं? सो दैट वी विल बी कवरिंग। नेक्स्ट कम्स दी तंपारा लेक जो कि उड़ीसा में है। तो ये तंपारा लेक न्यूज़ में क्यों है, हम इसके बारे में जानेंगे, इसको कवर करेंगे। देन कम्स दी वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्ड को लेकर के इतना ज़्यादा हल्ला क्यों है? क्यों चाइना जो है इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन रेज कर रहा है? सो दैट वी विल बी कवरिंग ओवर हियर अंडर दिस टॉपिक। देन कम्स दी मायुई वाइल्ड फायर। ये वाइल्ड फायर कहाँ पे हुआ है? हवाई में। तो ये हवाई आइलैंड्स कहाँ हैं, ये किसके अंडर आते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें, ये वाइल्ड फायर जो हुआ भी है तो इसके पीछे के क्या रीजंस बता रहे हैं, तो वी विल बी कवरिंग दिस थिंग। एंड लास्ट में जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोवास ब्लॉक को लेकर के है। इकोवास ब्लॉक टू कीप ट्रूप्स रेडी फॉर द नाइजर। तो नाइजर में जो अभी रिसेंटली कू हुआ है तो उसी से रिलेटेड ये इकोवास ब्लॉक जो है, जो कि ग्रुप ऑफ अफ्रीकन नेशंस हैं, तो वो क्या प्लान कर रहे हैं, वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल। एंड ये इकोवास एक्चुअली है क्या, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग इन टुडेज क्लास। यही सारी चीज़ें जो है हम आज कवर करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे 3 बिल्स जो हैं वो सरकार लेकर के आई है। तो सबसे पहला कौन सा है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ओके, ये एक। दूसरी है भारतीय न्याय संहिता एंड तीसरी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य यानी कि एविडेंस। तो एविडेंस एक्ट जो है उसको चेंज करने की बात है। यहाँ पर क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो सीआरपीसी है वहां पे चेंजेस करने की बात कर रहा है। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, ये इंडियन पीनल कोड को रिपील करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, ये साक्ष्य एविडेंस में जो एविडेंस एक्ट है उसको चेंजेस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, right? So this is what these 3 bills are actually thinking in order they have brought in for in order to do. Okay, अब यहाँ पर देखो नेम्स जो हैं, ये नेम्स को भी लेकर के बहुत ही ज़्यादा अब अप्रोर जो है वो होने के चांसेस दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज यू कैन सी ऑल द नेम्स आर देयर इन हिंदी एंड इसको लेकर के ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन रेज करा जा चुका है कि भाई ये हिंदी में नेम क्यों है। So you can see over here Tamil Nadu CM objects to Hindi names of the bill, that why Hindi names? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हिंदी नेम्स क्यों दे रहे हैं भाई, आप जबरदस्ती हमारे ऊपर हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकते हो। खैर, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस थिंग, हमारा को कोई इस चीज़ से उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। खैर, तो अब यहाँ पर आते हैं, इन बिल्स के बारे में जान लेते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके।
लोकसभा लोकसभा टू रिपील द ब्रिटिश एरा इंडियन पीनल कोड। अभी हम जो है ये आगे बढ़े, सबसे पहले तो ये जान ले कि भाई ये रिपील करने की क्या जरूरत है, वाई वी नीड टू चेंज ऑल दीज लॉज एंड ऑल। देखो ये सारे जो लॉज हैं ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से चल रहे हैं, 1860 इसके लगभग के जो है 1860s के टाइम पीरियड से लेकर के अभी तक हम इन लॉज को खींच के लेकर के आ रहे थे। इट्स 2023 एंड हम जो है 19th सेंचुरी का भी 21st सेंचुरी में भी उन लॉज को अप्लाई कर रहे थे। ब्रिटिश टाइम पीरियड में, कॉलोनियल टाइम पीरियड में ये सारे के सारे जो लॉज थे, दीज लॉज वर देयर फॉर देयर ओन गुड। हुज गुड? ब्रिटिशर्स के गुड के लिए। मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं, जो भी लॉज लेकर के आए थे अपनी, ये जब कॉलोनी थी इंडिया, तो उस टाइम दे डिड ऑल दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड कि कुछ भी हो वो हमारे फेवर में, यानी मैं ब्रिटिशर हूँ, मैं अगर कोई लॉ लेकर के आ रही हूँ तो मेरे फेवर में ही रहे, इस हिसाब से मेरे को सारे के सारे लॉज लेकर के आने हैं। जो भी लॉज होते थे उनके टाइम पीरियड में तो वो विक्टिम्स को कम फेवर करते थे, और वो इस हिसाब से रहते थे कि वो विक्टिम्स, मतलब विक्टिम्स को कॉम्पेंसेशन हो या फिर विक्टिम्स के फेवर में किस तरह कोई चीज़ हो, तो वो चीज़ ना हो करके यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो रहती थी वो दूसरों के फेवर में चली जाती थी, स्पेशली जब उसमें ब्रिटिशर्स जो है अगर इन्वॉल्व रहते थे तो। राइट तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमको कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हम कॉलोनी के टाइम पीरियड की जो चीज़ें हैं वो अभी भी लेकर के कंटिन्यू करते जाए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रियली नॉट गुड। ओके ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली आज़ाद देश के लिए ठीक नहीं है। हाँ तो वी नीडेड टू रिपील ऑल दीज थिंग्स। इसी रिपीलमेंट में ये जो इंडियन पीनल कोड है, ओके, इंडियन एविडेंस एक्ट है और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इन सभी को चेंज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हो गया था। हालांकि हमारे पास ये जो ब्रिटिशर्स एरा के जो भी लॉज थे तो उन लॉज में हम एवरी देन एंड नाउ हियर एंड देयर चेंजेस हम लोग करते थे, एंड फिर उसको लेकर के जो है आगे की तरफ बढ़ते थे कि ठीक है इसको जो है वो कहते हैं ना कि डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, फिर इसको नया लुक दे करके फिर उसको आगे कंटिन्यू कर लिया करते थे। लेकिन अब जो है ये चीज़ नहीं हो रही है। ओके सो वी द गवर्नमेंट केम अप विद द भारतीय न्याय संहिता बिल, जो कि आईपीसी को रिप्लेस कर देगा, एंड यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट जो है वो भी डिफाइन करते हुए गए हैं, जिसमें कि ये पनिशमेंट ये भी कहा गया है मॉब लिंचिंग को लेकर के। मॉब लिंचिंग जब क्राउड जो है वो एक क्राउड बहुत मतलब पूरा क्राउड है और वो किसी की जान ले लेता है, तो मॉब लिंचिंग वाला जो केस है तो यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा को मैक्सिमम सेट कर दिया गया है कि इस हद तक की जो है वो पनिशमेंट आपको मिल सकती है। इसके अलावा कि अगर कोई भी आदमी, एनी मैन, अगर कोई आदमी जो है वो ये कहता है दैट I will be marrying you. If there is a man and he promises the woman that I will be marrying you and they both of them are having physical relationship on this matter of fact that the man has actually promised कि मैं आपसे शादी करूँगा, और उसके बाद अगर वो शादी नहीं करता है तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट यानी 10 साल तक की जो सज़ा है उसका प्रावधान भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है कि अगर फॉल्स मैरिज का प्रॉमिस जो है वो करके उन दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होता है तो ये जो एक ये जो है नई चीज़ इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। इसके अलावा अलग चीज़ ये भी चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन करी है, एवरी देन एंड नाउ द पीपल दे कीप ऑन रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द मैरिटल रेप। यहाँ पर ये पॉइंट कहा गया है कि अगर इफ एनी मैन इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वुमन जो कि उसकी वाइफ है और वो 18 साल से कम की उम्र नहीं है, उसकी 18 साल से कम की एज नहीं है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज द रेप। ओके सो यहाँ पर ये मैरिटल रेप वाला केस जो है वो यहाँ पर एक तरीके से नकारा जा रहा है, बिकॉज खैर इसमें जो है इट इज़ बीइंग सेड दैट इफ यू आर द वाइफ देन
इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द रेप केस। इसके अलावा जो सेडिशन केस है, सेडिशन है, सेडिशन एक्ट को लेकर के भी हमेशा जो है क्वेश्चन रेज होता रहता है। ओके, तो जब ये सेडिशन को लेकर के जब भी क्वेश्चन रेज होता है तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम इतना पुराना जो एक्ट है, ये जो लॉ है, इसको लेकर के अभी तक हम क्यों आगे कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी रिपील करने की बात कर रहे हैं। सेडिशन को लेकर के ऑलरेडी मैंने एक क्लास पहले भी ले रखी है। सेडिशन क्या है? सेडिशन, अगर आप सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके का कुछ भी गलत एक्शन लेते हैं, कुछ भी गलत बात बोलते हैं जो कि हेट्रेड सरकार के खिलाफ मतलब इंस्टिगेट करता है, नफरत लेकर के आता है इंडिया की, वो एक तरीके, अगर आप सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हो तो इट मीन्स यू आर अटैकिंग दी गवर्नमेंट, आई मीन यू आर अटैकिंग दी कंट्री। ओके, आप गवर्नमेंट नहीं, आप कंट्री के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो उसको जो है सेडिशन केस के अंतर्गत लेकर के आते थे कि आप राजद्रोही हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेडिशन लॉ है, ये एक्ट लेकर के आया गया था ब्रिटिशर्स के ही द्वारा। एंड ये क्यों लेकर के आए थे? ताकि गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, इन सभी लोगों को जो है जेल में बंद किया जा सके। तो इतने पुराने टाइम का जो हम लॉ है वो अभी तक लेकर के कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसको भी रिपील करने की बात जो है यहाँ पर करी गई है। इसके अलावा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डेफिनेशन जो है वो लेकर के आए गए हैं। एंड डेफिनेशन किसका यहाँ पर रखा गया है? इट डिफाइंस द टेररिज्म एंड ऑफेंसेस, जैसे कि सेपरेटिज्म वर्ड है, इसको डिफाइन किया गया है। आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये क्या होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्म्ड रिबेलियन क्या होगा, तो उस चीज़ का भी डेफिनेशन जो है ये लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा अपनी कंट्री की जो सॉवरेंटी है उसको चैलेंज करना, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी, कौन सी ऐसी आपने कदम मतलब ऐसे कौन से आप एक्ट्स करेंगे जिसकी वजह से जो है वो सॉवरेंटी खतरे में हो सकती है, उसको कंसीडर करा जाएगा। देन विच वर अर्लियर मेंशन अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी डिफाइंड अंडर दिस पर्टिकुलर बिल इन अ वेरी फुल फ्लेज मैनर। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन सभी को डिफाइन किया जाएगा। तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर कंसीडर करी जा रही हैं। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द बिल प्रपोजेस 313 अमेंडमेंट्स। यहाँ पर बिल क्या है? 313 अमेंडमेंट्स जो है वो प्रपोज कर रहा है। दैट विल ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस टू दैट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय मिस्टर अमित शाह, आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर। एंड इनके अलावा जो है ये सारी चीजें हमने भारतीय न्याय संहिता बिल के अंतर्गत देखा। नेक्स्ट क्या है? इन कह रहे हैं कि भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023, ये सभी जो हैं वो रिप्लेस करेंगे आईपीसी जो कि 1860 की है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 के टाइम पीरियड की, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि 1872 की है। इन सभी को जो है ये रिपील करेगी। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी ह्यूज डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑब्वियसली फॉर अस एज वेल, कि पहले ये सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी जो लॉज थे वो दोज वर अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, द colonial point of view, and now the things won't be like that. Apart from this, यहाँ पर जो चेंजेस लेकर के आए जा रहे हैं, these changes were done to provide the speedy justice and create a legal system that addresses the contemporary needs of the people. अब यहाँ पर देखो पॉइंट हमको क्या ध्यान देने वाला है? स्पीडी जस्टिस। ठीक है, तो स्पीडी जस्टिस को यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हर बार हमारा जिस तरीके का न्याय व्यवस्था है, जिस तरीके का हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इसमें हर बार क्या मिलता है आपको? तारीख।
राइट। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, बट हमको क्या नहीं मिलता है, तो वो जस्टिस नहीं मिलती है। तो यहाँ पे इसीलिए इसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया जा रहा है कि स्पीडी जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर कह रहे हैं, कि हम इस हिसाब से सारे चेंजेस कर रहे हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ही रिक्वेस्टेड दैट द बिल्स बी सेंट टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द होम अफेयर्स। अब यहाँ पर ये भी कहा, देखो जब भी कोई बिल आता है तो उसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना होता है। तो यहाँ पर ये किसके पास भेजने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में भेजने की बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैज बीन सेड, कि अब ये जो बिल्स है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी एडिशन एलिमिनेशन जो भी सारी चीज़ें करनी होंगी वो सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। फिर इसको वापस से जो है वो लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, इस तरीके से जो है वो पास होकर के फाइनली जब अल्टीमेटली पास हो जाएगा फिर प्रेसिडेंट का साइन होना है, एंड देन इट विल बिकम एन एक्ट। ओके नाउ, अब इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर मेंशन करने ज़रूरी हैं, जिसमें से एक पॉइंट है रेप केस का, कि अगर किसी लेडी के कोई भी जो विमेन है सेक्सुअल वायलेंस उनके साथ होता है, तो विक्टिम के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका वो बातें बोलते हुए उसका वीडियो रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेचारे विक्टिम्स होते हैं जो कि अपनी जान गंवा देते हैं। इस वजह से जो भी सर्वाइवर्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उनके स्टेटमेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है दैट बिकम्स कंपल्सरी। यहाँ पर इस चीज को कंपल्सरी बना दिया गया है। अब इस चीज के कंपल्सरी बनाने के पीछे के दो बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। एक तो है कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो सर्वाइवर होते हैं, जो विक्टिम होती है, वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, जैसे कि निर्भया केस का। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि काफी टाइम जो पुलिस है वो भी चीजों को, एविडेंस को ये मैनिपुलेट कर देती है, राइट। सो वो मैनिपुलेशन जो है वो ना हो सके, इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। यहाँ पर ये मिस्टर अमित शाह इज ऑल्सो सेइंग दिस थिंग कि मैरिंग और मेकिंग सेक्सुअल रिलेशंस विद अ वुमन बाय डिसेप्शन, by giving wrong credentials has been brought in as a separate category of the crime। तो इस चीज को भी यहाँ पर जो है ध्यान में रखा गया है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो किसी औरत को कहता है कि आई विल बी मैरिंग यू, या फिर जो है उसके साथ वो और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, वो अपनी आइडेंटिटी गलत बताता है, वो अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, right? So by deception or by giving the wrong credentials, then that will also be considered as the क्राइम ओवर हियर। तो इसको भी क्राइम की कैटेगरी में जो है वो लाने की यहाँ पर बात कह रहे हैं। ओके इसके अलावा और पॉइंट ये भी कह रहा है कि जो पुलिस के पास जब कंप्लेन लिखते हैं, द पुलिस हैज टू इन्फॉर्म अबाउट द स्टेटस ऑफ द कंप्लेन इन 90 डेज, कि कंप्लेन जब भी रजिस्टर हुआ तो 90 डेज के अंदर ही जो है वो पुलिस को उसके ऊपर क्या काम हुआ है उसका स्टेटस जो है वो बताना पड़ेगा, दैट what is the work progress over there। If a case punishable by 7 years or more is to be withdrawn, then before doing so the police must consult the victim over here। कि अगर कोई ऐसा केस है जहां पर कि 7 या फिर 7 years से ज़्यादा की पनिशमेंट है, एंड वहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या है कि इसको विड्रॉ करने की बात कर रहे हैं, कि भाई हम इसको विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में विक्टिम का जो हामी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विक्टिम को कंसल्ट करना इस पर्टिकुलर केस में इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग दूसरी चीज़ भी, आपने अक्सर ये चीज़ देखा होगा दूसरी कंट्रीज़ में होता है, इफ़ नॉट इन अदर कंट्री यू मस्ट हैव सीन इट देयर इन दी हॉलीवुड मूवीज़ में देखे ही होंगे, कि जब भी कोई क्राइम करता है तो उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए ज़रूर बोला जाता है। तो यहाँ पर अब इंडिया में भी कम्युनिटी सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके सो द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 180 days हैज़ बिन फिक्स्ड
टू फाइल अ चार्ज शीट। यहाँ पर जो है 180 दिन का टाइम पीरियड मैक्सिमम लिमिट जो है वो दे दिया गया है कि चार्ज शीट आप फाइल करिए, क्योंकि नहीं तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है ना। पुलिस जो है चली रही है इन्वेस्टिगेशन में, कितना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो यहाँ पे 180 दिन का टाइम पीरियड दे दिया है कि इसी टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है आपको चार्जशीट भी फाइल कर देनी है। ओके, इससे क्या होगा, स्पीडी ट्रायल होगा। ठीक है, क्यों स्पीडी ट्रायल, देखो भाई काफी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जेल में जिन्होंने क्राइम नहीं किया होता है और उन चार्जशीट फाइल नहीं होती है, ट्रायल नहीं हो पाता है और बिना ट्रायल के ही वो जेल में सालों सालों तक रह जाते हैं। तो इन सारी वजहों की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देयर आर लॉट मेनी पीपल जो कि 20-20 साल तक, 10-10, 15-15, 20-20 साल तक जेल में रहे हैं और फाइनली पता चलता है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उनका कोई क्राइम ही नहीं था। तो इन सारे रीजन की वजह से यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम पीपल फेस। ऐसे लोगों की जब आधी से ज्यादा जिंदगी इस तरीके से निकल गई है तो फिर बाद में वो जेल से बाहर आकर के क्या करेंगे, व्हाट दे विल बी डूइंग, उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी लाइफ में कुछ रह ही नहीं जाता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए चार्जशीट को जल्दी से फाइल करना, ये 90 डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें लेकर के आई है सरकार इस बार, विच इज़ रियली वेरी गुड। द पुलिस कैन नॉट टेक एन इनडेफिनिट प्ली दैट इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है इस वजह से जो है कि हम किसी को बाहर नहीं निकलने देना चाह रहे हैं, तो पुलिस कैन नॉट डू दिस थिंग। पुलिस विल गेट 90 days to file charge sheet and another 90 days can be granted by the court but it cannot exceed that। 90 दिन मिलेंगे आपको चार्ज शीट फाइल करने के लिए पुलिस को, ओके। अगर नहीं हुआ तो 90 दिन और मिल सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। सो दिस इज रियली वेरी गुड, this is really very good which the government is doing. Now apart from that, the government of the day will have to decide prosecution sanction against police officers and civil servants within 120 days, else it will be deemed to be permitted over there. Apart from that, the वीडियोग्राफी ऑफ सर्च एंड सीजर इज बीइंग मेड कंपल्सरी, कि अगर आप किस तरह कोई सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं कोई चीज को, तो वहां पर वीडियोग्राफी को भी कंपल्सरी बना दिया गया है। एंड चार्ज शीट वोंट बी एक्सेप्टेड विदाउट इट। यहाँ पर जो चार्ज शीट है बिना वीडियोग्राफी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कि वीडियोग्राफी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही जगह पे जाकर के भी ये सारा काम किए हो, कि ऐसे ही एविडेंस कहीं से उठा करके ले आए हो। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे ये भी पॉइंट आउट किया गया कि इंडिया में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। एंड यहाँ पर ये एम किया जा रहा है दैट कि कन्विक्शन रेट को 90% किया जाए। फॉरेंसिक collection of evidence compulsory in all crimes punishable by that of the 7 years। कोई भी ऐसा क्राइम जहां पर कि 7 साल की पनिशमेंट या फिर उससे ज़्यादा है, तो वहां पे फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसका, फॉरेंसिक एविडेंस का कलेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है। एविडेंस का कलेक्शन थ्रू दी फॉरेंसिक साइंस एंड ऑल, थ्रू दैट पर्टिकुलर वे वी आर सपोज टू have it, right? तो ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द ऑफिसर विल बी डेजिग्नेटेड इन ईच पुलिस स्टेशन who will certify to the relatives of an accused that he or she is in the पुलिस कस्टडी। हर एक पुलिस स्टेशन में एक ऐसा ऑफिसर होना ज़रूरी रहेगा जो कि किसी को अगर अरेस्ट किया गया है तो उसका इंफॉर्मेशन, उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो घर वालों को दे कि आपका फैमिली मेंबर जो है वो पुलिस कस्टडी में है हमारे पास, राइट। सो द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सपोज टू बी इम्पार्टेड, जो है लोगों को देना ज़रूरी है, राइट। सो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं, जो कि बहुत ही, इसमें से सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं कहती हूँ कि भाई बहुत ही वैलिड और बहुत ही सही हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे द पर्सन विद द पॉलिटिकल क्लाउड डज नॉट गेट एडवांटेज ऑफ rules on remission of sentence, like we saw over there in Bihar. We have decided that the death sentence can only be remitted to life sentence.
life sentence can be remitted only up to 7 years, 7 years imprisonment can be waived off only up to 3 years, people with political clout will not be spared। यहाँ पर क्या पॉइंट कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है अपनी पॉलिटिकल पहुंच जो है आपकी, आप ये मत सोचिए कि आपकी पॉलिटिकल पहुंच की वजह से यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट टू, और आपकी पनिशमेंट जो है उसको कम कर दी जाएगी, जैसे कि बिहार में का एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं। खैर वी आर नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ओवर देयर, बट यहाँ पर क्या पॉइंट कह रहा है कि सपोज कि रेमिट मतलब आपकी जो पनिशमेंट है वो कम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कह रहा है कि अगर सपोज डेथ सेंटेंस अगर मिली थी, ठीक है, तो डेथ सेंटेंस जो है इसको आप रेमिट करके इसको कम कर दिया जाएगा एंड पनिशमेंट किस में चेंज कर दी जाएगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला जो पनिशमेंट है, ठीक है, तो इसको अगर कम से कम भी अगर करना है तो 7 साल का यहाँ पर रहेगा, 7 इयर्स की पनिशमेंट कम से कम में चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि अगर 7 इयर्स का पनिशमेंट है तो इसको एट मिनिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी, बट ऐसा मत सोचिएगा कि आपको जो है वो बचा दिया जाएगा, यू विल नॉट बी सर्विंग एट ऑल जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल backing। Okay, so this is what is all about these laws and all, so this is really very good and beautiful step which has been, it was long awaited actually, हमको ये सारी चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है, whatever। now यहाँ पर जो है यही सारी चीज़ें इसमें जो है वो थोड़े क्रिटिकल तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करी हुई हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो लेकर के लिखा गया है। क्रिटिक्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, द क्रिटिक्स रिगार्डिंग दिस कंसल्टेशन प्रोसेस इंक्लूड कंसर्न्स अबाउट इट्स कॉम्पोजिशन, द मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयड एंड इट्स नैरो पर्सपेक्टिव कंसर्निंग द क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, कि यहाँ पे जो ये जिस तरीके से रिफॉर्म कर रहे हैं, ऑल दीज आर हैविंग सम काइंड ऑफ द नैरो पर्सपेक्टिव। यहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी है, यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मेथडोलॉजी यहाँ पर अडॉप्ट करी गई है एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा फॉर एनालाइजिंग द रिसीव्ड सबमिशंस रिमेन्स अनडिस्क्लोज्ड ओवर हियर, कि भैया आपने जो एक्सपर्ट कमेटीज की कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपने एक्सेप्ट किया है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आपने नहीं एक्सेप्ट किया है, तो खुल करके सामने बताइए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर नहीं क्लियर कट सामने रखे गए हैं। The committee's recommendation to the government aren't publicly available, कि कमेटी ने भी क्या रिकमेंडेशन दिया था वो भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इन सारी चीज़ों की वजह से कंसर्न रेज किया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कंसिस्टेंसी को ले इनकंसिस्टेंसी होगी probably between the committee suggestion and that of the actual bill contents, which definitely must be there। So this is what the critics are pointing out at। The government's potential involvement in the other consultation mechanisms isn't known, that whether they have done any kind of consultation with the any other committees also or not, we don't have much information related to these things as well। so expert committees जो हैं तो वहाँ से किसी तरीके का इन्होंने हेल्प लिया है, नहीं लिया है तो क्या हेल्प लिया है, we don't have much information over here on this particular topic। apart from that जो new offenses को इसमें include किया गया है stands out as a substantial change over here, and these offenses were absent in the IPC। बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि IPC में नहीं थी, इंडियन पीनल कोड में नहीं थी, लेकिन अब जो है इनको लेकर के आया गया है, जैसे कि मॉब लिंचिंग को लेकर के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं तो उनकी अपने बहुत लॉज है, अपने लॉज हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर मॉब लिंचिंग का भी आ गया है। देन कम्स दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, अपनी जो सॉवरेंटी है वो एंडेजरमेंट में रहना, टेररिज्म का डेफिनेशन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना थ्रू डिसीट और फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग अ लॉट दीज डेज। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ये सारे पॉइंट्स को भी इंक्लूड करना
was really good thing which they have done. Now apart from that, the drafting of these offenses perpetuates the issue of vague criminal law clauses, increasing risk of arbitrary arrests as well, because obvious सी बात है, अब चाहे यहीं पे देख लीजिए, अगर false promise हो मैरी का, अब पता नहीं वैसा कुछ था भी कि नहीं था, इस चीज को कैसे प्रूव किया जाएगा, the onus will be on the person, right, on the man. So how all these things will be done? अब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा कि लड़के ने कहा भी था कि नहीं कहा था कि भैया मैं शादी करूंगा कि नहीं करूंगा, राइट, तो ये वाला पॉइंट किस तरीके से प्रूव होगा? तो ये जो है आर्बिट्ररी अरेस्ट होना, किसी भी तरीके का जो केसेस जो हैं वो सामने आना, मतलब लोगों को जो लोग जो है जो फॉल्स केसेस जो है वो भी फाइल कर सकते हैं. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन, राइट. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होने के चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं कि हाँ हो सकते हैं. इसके अलावा जो है जैसे टेररिज्म को लेकर के डेफिनेशन होना और इसको लेकर के एक्ट होना, राइट. तो यहाँ पर already we have the laws related to these organized crime, and UAPA भी तो है, Unlawful Activities of Prevention Act, without clarifying the rationale or the implications of the such incorporation. कि अगर हम ये organized crime की बात कर रहे हैं, हमारी sovereignty की खतरे होने की आने की बात कर रहे हैं, terrorism की बात कर रहे हैं, तो उसमें मकोका भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हैं. तो अब ये किस तरीके से इन सारी चीज़ें जो हैं वो डील होंगी, तो वी definitely need to know about all these things. However, noteworthy is the absence of certain problematic IPC provisions. कुछ ऐसे भी हैं जो कि एब्सेंट है, नहीं है, जैसे कि सेक्शन 377 अननेचुरल ऑफेंस वाला, और सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुइसाइड. ओके, सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एब्सेंट over there, right. तो इसके ऊपर क्या what is the take of the government? We don't have much information related to this thing. Next comes the, while sedition as an offense is omitted, the inclusion of acts endangering sovereignty is deemed draconian over here. कि अब जैसे कि ये सेडिशन है जिसको ड्रैकोनियन टाइप बोल रहे हैं, तो खैर यहाँ पर तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि वी विल बी रिपीलिंग, बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कि रिपील तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रिपील किस हद तक करने का सोच रहे हैं, राइट. एंड इसमें क्या चीज़ें ऐड रहेंगी, नहीं रहेंगी, इसको पूरा हटाया जाएगा, क्या रहेगा, तो उस चीज़ को लेकर के खैर हमारे पास अभी कुछ खास जो है वो क्लैरिटी नहीं है. बट कोई बात नहीं, अभी जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर कुछ दिनों तक तो आर्टिकल्स आते ही रहेंगे, तो वी विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी रिलेटेड टू दीज लॉज एंड ऑल. अब यहाँ पे एविडेंस लॉ, प्रोसीजर एंड एविडेंस लॉ में चेंजेस की अगर हम बात करें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको जो है CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एडिटिंग करने के, एडिटिंग नहीं, आई मीन इसको रिप्लेस करने के लिए जो है इसको लेकर के आया गया है, राइट. अभी यहाँ पर जो टाइम फ्रेम की बात है कि CRPC में किसी तरीके को कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बिल में टाइम फ्रेम दे दिया है 15 days ऑफ पुलिस कस्टडी ओवर 60 और 90 डे टाइम फ्रेम बेस्ड ऑन दी ऑफेंस के बेसिस पर जो है वो आपको कस्टडी, मतलब कस्टडी में आप जो है लोग को रख सकते हैं 15 डेज से लेकर के 60 या फिर 90 डेज का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका ऑफेंस है. नागरिक सुरक्षा बिल, it enhances the victim rights, particularly permitting FIR registration in any police station regardless of the offense location. कि कहाँ पे ऑफेंस हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है कि FIR जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया जा सकता है. क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भैया हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, जाओ उस वाले पुलिस स्टेशन में लिखो, वहाँ लिखवाओ FIR, वहाँ जाओ तो बोल रहे हैं यहाँ पे जुरिस्डिक्शन नहीं है हमारा, जाओ किसी और में लिखवाओ FIR, लिखवाओ कहीं, मतलब दूसरी जगह पे उनके जुरिस्डिक्शन में आता है. निर्भया केस में इफ यू रिमेंबर कि यही चीज़ हुआ था कि वहाँ पर जो है 3-4 जगह के जो लोग पुलिस स्टेशन के लोग थे, और दे वर नॉट एबल टू डिसाइड कि ये किसके जुरिस्डिक्शन में जो है ये क्राइम हुआ था, विच वॉज रियली वेरी रॉन्ग. यहाँ पर उस केस में जो है इनको तुरंत उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना चाहिए था, बट व्हाट दे डिड, वो वहाँ पे खड़े होकर यही डिसाइड करने में लगे होते कि किसके ये एरिया में जो है
ये क्राइम हुआ है। तो वो पॉइंट यहाँ से निकल गया, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे ऑफेंस हुआ है, कौन से लोकेशन में, एफआईआर कहीं पे भी रजिस्टर कराया जा सकता है। मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात हो गई, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, unaddressed issues and persistent problems over here. ओवरक्राउडेड प्रिजन्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा एक रीज़न है कि इंडिया के जो प्रिजन्स है, जेल है, वो ओवर क्राउडेड हैं। बहुत सारे अंडर ट्रायल्स भी जो हैं वो वहाँ पे बेचारे सभी जो ट्रायल भी नहीं हुआ है उनको भी वहाँ पे कैप्चर करके सालों सालों से रखा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए भी जो है ये बिल में प्रावधान दिए गए हैं। द बिल लैक्स सब्सटैंशियल रिफॉर्म्स इन द बेल एडजुडिकेशन। दो यहाँ पर क्या चीज हो रही है कि बेल को लेकर के कुछ खास रिफॉर्म यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रिवेंटिंग मीनिंगफुल रेजोल्यूशन ऑफ द बेल रिलेटेड कंसर्न्स ओवर हियर। Torture and admission of torture based evidence in trials are well known challenges, जो कि हम देखते ही हैं कि 3rd डिग्री है ना। तो वो चीजें जो होना, द बिल्स पार्टली एड्रेस टॉर्चर थ्रू सर्टेन प्रोविजंस, लिमिटेशंस persist over here. Criminalization's problematic approach and its connection to the social issues still persist, and suggesting that the use of criminal law as a solution should be re-evaluated over here. So these are the points related to these bills and all. Legislative reforms जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, but these are obviously not alone ये sufficient नहीं है। these are not sufficient, insufficient है अकेले। the current bills do not adequately address the long standing issues, even if they did, their impact might remain limited. Apart from that, institutional reforms, often overshadowed by legislative change, are crucial and urgent, involving changes in police, prison and the court systems are required. Otherwise तारीख पे तारीख मिलेंगी और जो कोई भी है वो सभी के सभी क्या होंगे भैया, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जेल में रहेंगे। The barrier to these reforms is not only inertia but also the intention also matters over here. चलो, now that topic was really very important and interesting. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर लेक, दैट इज द तंपारा लेक। तंपारा लेक कहाँ पे है भाई? ओडिशा में है। सो द एनजीटी टू ओडिशा स्टॉप इलीगल कंस्ट्रक्शन नियर द तंपारा लेक। एक बार हम ये जो लेक है उसको देख लेते हैं कहाँ पर है ये। So this is the Bay of Bengal. Here you can see this Tampara lake, right? And यहाँ पर जो है ऋषिकुल्य रिवर, ठीक है। तो ऋषिकुल्य रिवर इसके आसपास इसके पास है, जहाँ से वाटर जो है वो एक्चुअली इस तंपारा लेक में आता है। जब फ्लड प्रोन टाइम रहता है, फ्लड वाला, तो उस टाइम वहाँ से वाटर जो है यहाँ पर फिल अप हो जाता है, राइट। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो तंपारा लेक के पास, तंपारा लेक को इसे स्पेसिफिकली क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्योंकि तंपारा लेक जो है वो रामसार साइट है, ठीक है। सो तंपारा लेक जो है इट इज अ डेजिग्नेटेड रामसार साइट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट पिक्चर्स के फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ द स्टेट। फ्रेश वाटर है, वैसी बात है, रिवर की तरफ से है पानी इसमें, तो वैसी बात है कि फ्रेश वाटर है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ऑफ द स्टेट। द ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज इशूड द ऑर्डर आफ्टर हियरिंग अ पिटिशन फाइल्ड बाय द वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ ओडिशा कि यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिस चीज़ को स्टॉप करिए, अदरवाइज दिस लेक विल बी डिस्ट्रॉयड ओवर हियर। ओके, तो रामसार साइट है ये तंपारा लेक, ठीक है। नाउ ये जो है यहाँ पर रेन वाटर की वजह से यहाँ पर इस लेक में जो है वो पानी रहता है फ्रॉम द कैचमेंट फ्लो एंड वाज कॉल्ड द टैम्प बाय ब्रिटिश एंड सब्सिक्वेंटली टर्म एज द तंपरा।
तंपरा जो है इसको बोला था, टैंप बोला था, ब्रिटिशर्स इसको टैंप बोलते थे, तो इसको तंपारा जो है वो बोल दिया। ये इट वाज लाइक अ लो लाइंग एरिया जहाँ पर कि रेन वाटर की वजह से वाटर जो है वहाँ पे फिल अप हो जाता था। द वेटलैंड सपोर्ट्स एटलीस्ट 60 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे 60 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, 46 स्पीशीज फिशेस के मिलेंगे, एंड कम से कम 48 स्पीशीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स and more than 7 species of terrestrial plants and the macrophytes can be found over here. Wetland यहाँ पर क्या, यहाँ पे जो wetland है this is quite important for the vulnerable species जैसे कि Cyprinus, Carpio, common pochard and river tern, Sterna aurantia, ये सभी जो है आपको इसी के पास में मिलेंगे। Okay, so this Tampara lake is actually very important. Next आ जाता है हमारा Luna 25. Okay, तो Luna 25 will not affect Chandrayaan, Russian Space Agency points out this thing. ठीक है, Luna 25 जो है चांद पे भेजा गया मिशन है बाय रशिया। ठीक है, तो रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस, ठीक है, रॉसकॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी, उन्होंने अपना जो लूनर मिशन है लूना 25 उसको चांद पर भेजा, और इंडिया का जो चंद्रयान 3 है और ये जो लूना 25 है, दोनों की जो लैंडिंग डेट है वो सेम है, लोकेशन डिफरेंट है बट सेम है। इसको अभी हाल फिलहाल में ही सेंड किया गया है, राइट, बट इसकी स्पीड अच्छी खासी है, तो इट विल बी, एंड इसको जो डायरेक्टली इट इज गोइंग ओवर द मून। इंडिया जो है वो सस्ता वाला काम था, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस चीज़ को स्किप करने के लिए अर्थ के जो है वो चक्कर लगाते लगाते फाइनली जाकर के मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा, एंड वो मून के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है चंद्रयान 3, एंड देन इट विल बी लैंडिंग ओवर देयर ऑन द मून सरफेस। तो इसी वजह से इसमें जो है अच्छे खासे दिन, आई गेस 40+ डेज जो हैं वो लग रहे हैं चंद्रयान 3 को। लेकिन यहाँ पर जो लूना 25 है ये अभी हाल फिलहाल में ही इसको लॉन्च किया गया था। लूना 25 वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम रशियाज वोस्तोकनी स्पेस पोर्ट इन द कंट्रीज फार ईस्ट ऑन फ्राइडे। तो इसको फ्राइडे को लॉन्च किया गया था, कल ही तो लॉन्च हुआ है, और ये जो है सेम डेट को वहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ पर इट इज़ गोइंग टू बी लैंड ऑन अगस्त 23 को ये जो है वो लैंड करेगा विद चंद्रयान 3 इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। Right, so Luna 25 is static and it will move on the surface of the moon. It will not move. ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो मिशन है उसको किसी तरीके से खतरा यहाँ पर लूना 25 से नहीं होगा, क्योंकि ये स्टैटिक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव ऑन द सर्फेस, वो एक ही जगह पे रहेगा, इसीलिए किसी तरीके का खतरा किसी और यानी कि चंद्रयान 3 को यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा सच किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स हैं। According to ISRO, there were 6 active lunar orbiters, जो कि जुलाई 2023 में 6 ऑर्बिटर्स थे जो कि एक्टिव थे, जिसमें कि अभी चाइना का यूटू 2 रोवर, जिसको कि शैंगी 4 जो है उसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो अभी तक वो ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यूटू 2 रोवर, ठीक है, इट इज वर्किंग ओवर देयर। खैर, अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे बस यही चीज ध्यान देने वाली है कि दैट लूना 25 रशिया रॉसकॉस्मोस चंद्रयान 3 नॉट डिस्टर्ब, लूना 25 स्टैटिक। ओके, दैट्स इट। चलो, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, ये है, दिस इज द लूना 25। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू दी वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम।
अब यहाँ पे G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को मिली हुई है, ठीक है, कहाँ है भाई, राइट। तो इंडिया को जो है अभी इस बार प्रेसिडेंसी मिली हुई है, किससे, इंडोनेशिया से इंडिया को मिला, और फिर नेक्स्ट ईयर जो है दिस इज गोइंग टू ब्राजील, ब्राजील को ये मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडिया है इसने वसुधैव कुटुंबकम, हमारा जो ये इतने सालों का पुराना वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा टॉपिक है उसको ले, मतलब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पूरी अर्थ जो है वो एक फैमिली है, वन अर्थ वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम, तो ये चीज को यूज करना बहुत ही ज्यादा खराब जो है वो मेंशन कर दिया गया है बाय चाइना। तो चाइना कह रहे हैं कि आप जो है वसुधैव कुटुंबकम नहीं लिख सकते हो कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। अब इसके पीछे का रीजन क्यों है कि भैया किसी को वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है उससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। और प्रॉब्लम यहाँ पर चाइना ने क्या किया है, पहले तो चाइना को प्रॉब्लम थी कि भाई हम कश्मीर में किसी भी तरीके की मीटिंग G20 की अटेंड नहीं करेंगे, मत करो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट इसलिए गलत है, क्यों, क्योंकि ये संस्कृत में है और G20 के जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस ऑफिशियल लैंग्वेज में कहीं पे भी संस्कृत वर्ड नहीं है। तो इसी वजह से वसुधैव कुटुंबकम जो है उसको ये उसके अगेंस्ट में खड़े रह रहे हैं चाइना वाले। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं G20 की, तो चाइनीज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इंग्लिश, अरबिक एंड स्पेनिश, ये सारे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है G20 के, जिसमें कि संस्कृत नहीं है। इसी वजह से वसुधैव कुटुंबकम को के अगेंस्ट है। यहाँ पे रशिया भी इस चीज को लेकर के अगेंस्ट में रह रहा है, क्यों, क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर है, फैमिली नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। तो इसी वजह से वसुधैव कुटुंबकम वर्ड को लेकर के यहाँ पर इतना ज़्यादा अप्रोर है। हालांकि G20 के जो दूसरे मेंबर्स हैं दे आर नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, ये जो है वो इस चीज़ के फेवर में ही है। ऑल दीज आर द G20 मेंबर्स, ठीक है, ये सभी जो है वो G20 मेंबर्स है, तो ये लोग फेवर में है, लेकिन चाइना इज नॉट इन फेवर। ओके, तो कौन कौन मेंबर है, अर्जेंटीना, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, रशिया, EU, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, तुर्की, फ्रांस, मेक्सिको एंड UK। ये सारे जो 20 हैं, 19 कंट्रीज प्लस 1 EU, यूरोपियन यूनियन जो है ये 20 मेंबर्स हैं, इसी वजह से इसको G20 कहा जाता है, ठीक है। G20 ग्रुप ऑफ 20, G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 है। दिस फोरम कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ एडवांस्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, इसमें एडवांस्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज दोनों ही इसके मेंबर्स हैं। एंड G20 जो मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की इकोनॉमी, वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी आउटपुट, इकोनॉमिक आउटपुट है उसका 90% यहाँ पर G20 के मेंबर्स आते हैं, वो फॉर्म करते हैं इकोनॉमिक आउटपुट का। नेक्स्ट आता है 75 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो यही G20 कंट्रीज के थ्रू होती हैं एंड रिप्रेजेंट अराउंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑल्सो, क्योंकि सबसे बड़े इंडिया चाइना तो इसी के ही पार्ट बन गए, तो 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन भी ये रिप्रेजेंट करता है, कवरिंग नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड मास एज वेल। 2008 से जो है इनकी जो एनुअल गैदरिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, उसको समिट्स बोलते हैं, G20 समिट इसलिए बोला जाता है, जहाँ पर कि लीडर्स, फिनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स और जो दूसरे प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स हैं ये सभी जो मेंबर नेशन के पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। रिप्रेजेंटिंग द यूरोपियन यूनियन आर द यूरोपियन कमीशन एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एज वेल, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं ना, इस वजह से। यहाँ पे जो चेयरमैनशिप है दैट इज डन ऑन द रोटेशनल बेसिस, तो इस साल आप देख ही सकते हैं कि 23 में इंडिया के पास है, नेक्स्ट ईयर जो है ये ब्राज़ील के लिए हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंसीज। नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है इकोवास से रिलेटेड है दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, इकोवास ब्लॉक टू कीप ट्रूप्स रेडी फॉर द
फॉर नाइजर। नाइजर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द नाइजर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि नाइजर और नाइजीरिया में किसी भी तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज नाइजर एंड हियर इट इज द नाइजीरिया, राइट। दीज आर द टू डिफरेंट कंट्रीज। तो नाइजर में रिसेंटली कू हुआ है, तो यहाँ पे जो इकोवास ब्लॉक, यहाँ पे इट इज द ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज। ये जो ग्रीन पूरे दिख रहे हैं, दीज आर द कंट्रीज विच फॉर्म द इकोवास ग्रुप जो है वो फॉर्म करते हैं। सेनेगल, गाम्बिया, गुइनिया बिसाऊ, Guinea, Sierra Leone, Liberia, then comes this thing Ghana, Togo, Equatorial Guinea, Benin, then comes the Nigeria, Mali, Niger, a lot many countries are over here. तो ये सभी जो है वो इकोवास के पार्ट बने हैं, राइट। तो यहाँ पर ये इकोवास के जो मेंबर्स हैं, दे एक्चुअली हैड सेड कि हम स्टैंड बाई फोर्स रख रहे हैं टू रीस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ओवर देयर इन दी नाइजर। लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो है वो रॉयज रेस किया है कि अगर आप लोगों ने नाइजर में एंटर किया तो हम जो, और जो हमारा प्रेसिडेंट था उसको दोबारा अगर आपने प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करी तो हम उसका मर्डर कर देंगे। सो दिस इज व्हाट द पीपल हैव सेड दिस थिंग, दैट डोंट यू डेयर डू दिस थिंग, अदरवाइज वी विल बी डूइंग दिस और दैट, राइट। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर कहा गया है। नाइजर जो है ये एक इम्पोवरिश्ड कंट्री है जहाँ पर कि 25 मिलियन लोग रहते हैं, एंड ये यहाँ पे जो जिहादी इंसर्जेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट्स राविश द रीजन। फ्रांस एंड यूएस जो है इनके 2500 मिलिट्री पर्सनल्स जो हैं वो नाइजर में थे इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट दीज इंसर्जेंसीज एंड ऑल, with European partners had poured hundreds of millions of dollars into the propping up its military over there. US जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे अगर आप सोचे कि those things are just for the purpose of the beautification of the country, for the betterment of the country, then no, that is not there. That is not there for that. Whenever US is there, it means that उनका खुद का फेवर वहाँ पे ज़रूर है चीज़ों को लेकर के। खैर, सो दिस इज़ इट रिलेटेड टू दी इकोवास ओवर हियर। यहाँ पे इकोवास के कुछ मेंबर्स के नेम देख सकते हैं, बेनिन, बर्किना फासो, केप वर्दे, कोट दी आइवोरे, द गाम्बिया, घाना, गुइनिया बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल एंड टोगो, ये सभी जो हैं इसके मेंबर्स हैं। इसका एम क्या है? टू रियलाइज अ यूनिफाइड कॉमन करेंसी, इनका खुद का एक यूनिफाइड कॉमन करेंसी हो, और टू एस्टैब्लिश अ substantial trade alliance across the diverse sectors such as industry, transportation, telecommunications, energy, finance, and that of the culture also. Apart from that, the center to its mission ECOWAS adheres to the democratic values, and इसी वजह से ये नाइजर में जो है फिर से डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं कि हम भाई 15,000 की ट्रूप्स जो हैं हम रेडी रखेंगे, बट हियर द पीपल आर अगेंस्ट दिस थिंग, दैट डोंट यू डेयर एंटर ओवर हियर. इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड प्रमोट्स इफेक्टिव गवर्नेंस एज वेल. चलिए, अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑन दी फायर. एंड ये फायर कहाँ पर है? वाइल्ड फायर ओवर देयर इन दी माउई. और ये कहाँ पर है? इट इज देयर इन दी हवाई रीजन. ठीक है, तो हवाई रीजन आप देख सकते हो कहाँ पर है. दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हियर यू कैन सी दीज आर द हवाईयन आइलैंड्स, जो कि बहुत ही लोगों को बहुत ही शौक रहता है हवाईयन आइलैंड्स पे जाने का. सो हियर यू कैन सी, ठीक है, ये हवाईयन आइलैंड्स हैं. दिस इज द अमेरिका, राइट. एंड यहीं पर जो है दिस इज द माउई आइलैंड. ठीक है, दिस इज द माउई आइलैंड. तो यहाँ पर ही जो है ये वाइल्ड फायर एक्चुअली
हुआ है एंड आप इसके देख सकते हो कि किस तरीके की फायर हुई है, क्या भयानक फायर लगा है, राइट। एंड यही फायर जो है ये पहले फायर का टाइम पीरियड का एंड फायर के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से आग लगने की वजह से पूरा एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड इसके डिस्ट्रक्शन के पीछे के रीज़न क्या है? 3 फैक्टर्स आर द रीजंस ओवर हियर। मंथ्स ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ना, वो एक रीज़न है। लो ह्यूमिडिटी होना, जिसकी वजह से फायर, ऑब्वियसली बात है फायर पनपने के पीछे के ये सारे रीज़न है। और हाई विंड्स होना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब ये इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर हवाएं चल रही हैं, ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर, इसकी वजह से फायर, जब आग लगा है तो उस आग को दबाना, उसको बुझाना, उसको फिनिश ऑफ करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्योंकि आप एक तरफ से तो इन सारी चीज़ों को पुट ऑफ, फायर को पुट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन हवाओं की वजह से ये और फैलते हैं और स्पीड में बढ़ते हैं कि एक जगह चिंगारी लगी, आग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हवा की वजह से और महीनों से सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट है, तो सूखे होने की वजह से जंगल में आग जो है वो बहुत ही आराम से इजीली फैलेगा, क्योंकि सूखे पड़े हुए हैं। तो सूखा होने पे ऐसा ही होगा। ह्यूमिडिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक और एडिशन कर दे रहा है यहाँ पर फायर जो है उसको भड़कने के लिए। तो ये कुछ रीज़न है जो बताए गए हैं बिकॉज ऑफ विच ये फायर इतने भयानक जो हैं रूप ले लिए थे। ओके, चलिए, so this is it related to today's daily news analysis. I hope you people enjoyed it, liked it, and see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time.